हेलो स्टूडेंट्स, मैं सट्टा सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, वंदन, अभिनंदन। तो स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9वीं विषय गणित का ये हमारा सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इसके एक अंक वाले प्रश्नों को, यानी हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 5 तक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल, उसका पूरा हल अच्छे से आंसर से समझा दिया था। आइए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम, ये हमारा सेकंड वीडियो है चूंकि, तो आज के इस वीडियो में हम 2 अंक वाले प्रश्न, जो कि प्रश्न क्रमांक 6 से शुरू हो रहे हैं, तो 2 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं और आप यदि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की गणित की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत सही जगह पे आए हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आसानी से हमारे वीडियो आप तक पहुँच सकें और आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के वीडियो भी आने वाले हैं और 11 12 सारे क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो आपको मिलना शुरू होने वाले हैं। तो आप बस सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक अंक वाले प्रश्न हमने करा दिया है, तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 6 से सॉल्व करेंगे, जो कि 2-2 अंक के हैं। तो कक्षा 9वीं के विद्यार्थी जो कि पेपर देख के आ गए हैं, अब वो आप चेक कर सकते हैं जो आपने करके आए हैं, किस तरीके से करे हैं, और हम आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। तो चलिए स्टूडेंट, प्रश्न क्रमांक 6 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, सरिता ने प्रश्न क्रमांक 6 है, सरिता ने बैंक से 19,600 रुपये उधार लिए और 2 वर्ष बाद 1,360 रुपये का ब्याज लगा, जिसको जोड़ दीजिए तो बैंक का पूरा कर्ज चुकता कर दिया जाएगा। तो बताइए सरिता ने बैंक को कुल कितने रुपए दिए। तो स्पष्ट प्रश्न में ही समझ में आ रहा है स्टूडेंट कि सरिता ने कितने रुपए लिए। तो हम इसका उत्तर में जब हम सॉल्व करते हैं, हल करते हैं, तो हल करते समय कितना हमने बैंक से पैसे लिए, तो हमने लिया है 19,600 लिए हैं, और जो ब्याज है जितना जोड़ना है हमको, तो वो कितना है 1,360, या हम बोल सकते हैं 1,360। इसको जोड़कर बैंक को पैसे वापस करना है, प्रश्न पे लिखा हुआ है ना। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया 0 6 6 और 3 9 9 और 1 10 का 100 हासिल आई 1 1 और 1 2। तो हमारे पास कितना आ गया 20,960। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरिता ने बैंक को कुल कितने रुपए दिए। तो अपन बोलेंगे कि सरिता ने बैंक को कुल 20,960 रुपए अदा किए। ठीक है, यहाँ आपको वर्ड में लिखना है स्टूडेंट। क्या लिखेंगे वर्ड में हम, कि सरिता ने बैंक को 20,960 रुपए क्या किए, अदा किए। ठीक है, तो उम्मीद है मेरे को ये प्रश्न आपको सॉल्यूशन पूरा समझ में आ गया होगा। प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़िए तो आपको उसी में समझ में आ जाएगा कि हमको जोड़ना है, क्या घटाना है, क्या गुणा करना है, क्या भाग करना है। चलिए स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न उसी के और में दिया था। क्या दिया है, राम को कक्षा 9वीं की वार्षिक परीक्षा में 600 में से 480 अंक प्राप्त हुए। बताइए कि राम को कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। यानी हमको कुल अंक जो दिया गया है ना, उसमें से जो प्राप्तांक आए हैं, और फिर यदि हमको प्रतिशत निकालना है तो प्रतिशत कैसे निकाला जाएगा। यानी ये प्रतिशत वाला सवाल है। पहला वाला सवाल जो था वो जोड़ने का था, अब अगला सवाल जो है वो प्रतिशत वाला सवाल है। तो चलिए स्टूडेंट, देख लेते हैं हम प्रतिशत कैसे निकालेंगे। तो इसको थोड़ा सा ऐसा मोड़ देते हैं ताकि हम सही तरीके से सॉल्यूशन आपको बता सकें। चलिए, अब यदि हम बोले कि वार्षिक परीक्षा में कुल अंक कितने हैं स्टूडेंट, हमको ये ध्यान से देखना है। कुल अंक कितने हैं, 600 हैं, मिले कितने हैं, 480। तो जब भी हमको प्रतिशत निकालना है और प्राप्तांक और पूर्णांक यदि हमको पता है ना स्टूडेंट, तो बहुत आसान तरीका होता है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि कुल हमारे पास जो प्राप्तांक है ना, प्राप्तांक कितने हैं, 480 हैं, हल कर रहे हैं हम, और पूर्णांक यानी टोटल अंक जो है वो कितने हैं हमारे पास, 600 हैं। अब हमको क्या निकालना है, राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो यानी हमको निकालना है राम का प्रतिशत निकालना है, वार्षिक प्रतिशत निकालना है। ठीक है, ये हमको फाइंड करना है। अब प्रतिशत कैसे निकालेंगे, है ना। तो जब भी हमको प्रतिशत निकालना है तो हम लिखेंगे राम के प्रतिशत के लिए, है ना। क्या हो जाएगा, टोटल अंक कितने हैं हमारे पास, टोटल अंक हमको है 600, इसको बट्टे में लिख लीजिए, और कितने अंक प्राप्त हुए, वो हो गया 480। और जब भी प्रतिशत निकाला जाता है तो 100 का आप क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत। अब बस अब आपको यहाँ क्या करना है, काट दीजिए इसको, 2 शून्य से ये 2 शून्य कैंसिल हो गए, 6 8 48 0, अब आ गया कितना 80। तो यही क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा।
ठीक है, यानी राम ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? 80% अंक प्राप्त किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ पर दिया है प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 ये कहता है कि 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्या निकालिए। तो स्टूडेंट्स, कोई भी परिमेय संख्या यदि दी गई है और उनके बीच यदि परिमेय संख्या निकालना है तो आप ये देखिए कितनी परिमेय संख्या निकालना है। 2 निकालना है ना, तो 2 से एक ज़्यादा क्या होता है? 3। तो बस अब हम निकाल लेंगे। तो हमको क्या दिया है ना, परिमेय संख्या निकालना है, 2 परिमेय संख्या निकालना है। तो पहली संख्या हमको दी है 3/5। तो जितनी परिमेय संख्या निकालना है उनके बीच में उससे एक ज़्यादा, उससे एक ज़्यादा क्या होता है? 3। तो 3 का गुणा और 3 का भाग कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 3 तिया हो गया 9, 5 तिया हो गया कितना? 15। तो 9/15 हो गया। तथा अगला जो हमको अंक दिया था वो था हमारे पास 4/5। तो सेम इसमें भी वही करना है, 3/3 का गुणा। तो 4 तिया हो गया 12 और 5 तिया कितना हो गया? 15। तो अब हमने जो गुणा करने के बाद जो लाए हैं 9/15 और 12/15, तो इसमें हमको कितने लिखना है? तो हम लिखेंगे अतः 3/5 व 4/5 के बीच कितनी परिमेय संख्या लेना था स्टूडेंट हमको? 2 परिमेय संख्या। तो 2 परिमेय संख्या जो है वो इसके बीच में लिख दो। 9 के बाद क्या आता है? 10। तो आप यहाँ लिख लीजिए 10/15। 10 के बाद क्या आता है? 11/15, है ना। और 12 तो यहाँ लिखा है, तो 2 आ गई हमारे पास। तो ये हमारा आंसर कहलाएगा कि 10/15 और 11/15। और स्टूडेंट इसमें विधि कुछ भी हो सकती है ना, क्योंकि कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच ढेर सारी आप परिमेय संख्या हो सकती है। तो ये तो हमने एक तरीका बताया, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं कि जब भी हमको जितनी भी परिमेय संख्या निकालना है उससे एक ज़्यादा लेकर उस संख्या का गुणा पहली परिमेय संख्या में गुणा और भाग कर लीजिए, जो आएगा उसको लिख लीजिए। उसी तरीके से दूसरी संख्या के साथ भी उसी संख्या का गुणा और भाग कीजिए, और फिर जो आएगा उसके बाद आपको सिर्फ गिनती बढ़ाना है। 9 जो अंश में लिखा है उससे गिनती बढ़ाना है। तो 9 है यहाँ अंश में, तो 10, 11, 12 जैसे बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो सबसे पहली चीज़ है कि क्या शून्य परिमेय संख्या है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे हाँ, है ना। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है ना। और इसको P/Q के रूप में क्या लिख सकते हैं? तो हम लिख सकते हैं 0/1, और यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर। कोई दिक्कत स्टूडेंट? क्योंकि इसको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 बराबर होता है 0, है ना। तो ये एक परिमेय संख्या भी है और इसे हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ चाहते हैं ऐसा लिख सकते हैं कि P/Q के रूप में 0 का मान बराबर 0/1। ठीक है, और थोड़ा सा यदि अपन उसको अच्छे से सिस्टमेटिक करें तो चलिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स कि प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का जो है वो भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि प्रश्न क्रमांक 7वें का पहला का हल और ये जो कौन सा 8वें में जो है उसका भी हल हमने आपको दे दिया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न जो है हमारे पास वो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 64 की घात 1/2, है ना। इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 64 की घात 1/2 को हमको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। 64 की घात 1/2, ये प्रश्न क्रमांक हमारा है 8। ठीक है, इसका हल। तो स्टूडेंट जब हमको इस तरीके के सवाल दिखाई दें तो इसमें जो भी संख्या अंदर लिखी है कोष्टक के, इसके आप गुणनखंड कर लीजिए। तो 64 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड विधि से बिल्कुल, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 अट्ठे 16, है ना, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, 2 एकम हो गए गुणनखंड। तो जो हमने गुणनखंड किया उसको आपको लिख लेना है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, 6 बार है, 3 और 3 6, 3 और 3 6 की घात क्या हो गया? 1/2। अब यहाँ पर 2 जितने बार गुणे के रूप में लिखा है इसका मतलब है कि 2 की उतनी ही घात रहेगी, तो ये 2 की घात 6 हो गया, और इस पूरे की घात क्या आ गया? 1/2। और परिमेय घातांक का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या की घात की भी घात है तो घातों का आपको क्या कर देना है? गुणा कर देना है। ठीक है, तो यहाँ घात की भी घात है तो यहाँ पर घात का क्या हो जाएगा? गुणा। अब बटे है तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, और 2 की घात 3 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? 2 की घात 3 का मतलब हुआ कि 2
गुणित 2 गुणित 2 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8। तो इसका आंसर क्या कहलाएगा? 8 कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 8 का पहला वाला सवाल हो गया है सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला दिया है हमको प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है सरल करो 17 की घात 2 गुणित 17 की घात -5। ठीक है, करते हैं इसको सरल अपन अब। ठीक है, चलिए तो अब हमको दिया है 8वीं का और वाला हल करना है ना। तो सवाल क्या दिया है हमको? 17 की घात 2 गुणित 17 की घात -5। तो जब भी परिमेय घातांक का नियम कहता है कि आधार समान है और यदि गुणा है तो घात को आपस में जोड़ देना है, जो भी घात लिखिए। तो यहाँ पर 17 है और घात यहाँ पर क्या है? 2 है और दूसरी घात क्या है? -5। तो जब हम माइनस वाले ही संख्या को जोड़ते हैं तो कोष्टक लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये हो गया 17 और 2 प्लस माइनस हो गया -5 बराबर 17 की घात 2 में से 5 गया -3 और यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? परिमेय घातांक का नियम लगाए कि a की घात m और a की घात n यानी आधार समान है और यदि गुणा है तो फिर जो भी घात लिखी होगी इन घातों को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, इस नियम को हमने इस्तेमाल किया और इसको हल किए हैं। ठीक, ओके स्टूडेंट, थोड़ा सा बोर तो नहीं लग रहा ना? देखो बहुत मज़ेदार है और बहुत ही हम थोड़ा स्पीड से भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है ना। तो हमें बिल्कुल बेसिक है इसलिए हम इसको आराम से भी कर रहे हैं सॉल्व, कोई बहुत जल्दी जल्दी नहीं कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो कि सर बहुत सीरियसली पढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा सीरियसली पढ़ना भी पड़ेगा मैथमेटिक्स है ना। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और तो अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, सीधे गुणा ना करके 103 और 107 का मान, मतलब हमको कुल मिला के सीधे गुणा नहीं करना है, इन दोनों का गुणा करना है। सीधे गुणा ना करके, सीधे गुणा का मतलब सीधे गुणा वाली मेथड का इस्तेमाल नहीं करना है। तो अब क्या करेंगे? इसका मतलब ये कहना है चाह रहे हैं कि सर्वसमीका का इस्तेमाल करना है। काय का इस्तेमाल करना है? सर्वसमीका के लिए। चलिए तो सर्वसमीका का इस्तेमाल करके हम 103 और 107 का गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 9 का हल कर रहे हैं हम। तो हमको गुणा किसका निकालना है? 103 और 107। ठीक है, अब हम 103 और 107 को सर्वसमीका बनाने के लिए 103 को हम 100-3 लिख लेंगे। ठीक है, और 107 को हम 100-7 लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर एक सर्वसमीका बन गई है x प्लस ए एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए धन बी एक्स प्लस ए इंटू बी। यहाँ x की जगह पे क्या दिख रहा है? दोनों x की जगह में 100 सेम सेम दिख रहे थे, यानी x की जगह में यहाँ पर कितना दिख रहा है? 100 दिख रहा है। a का मान यहाँ पर +3 है तो a का मान यहाँ 3 हो जाएगा और b का मान यहाँ पर अगले वाले प्लस में 7 है तो 7 हो जाएगा। तो ना करके हमने निकाल लिया है ना, है तब, है ना, तब x प्लस ए यानी ये हो गया 100-3 गुणित 100-7 बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर धन a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3 + 7 इंटू एक्स, तो ये हो गया 10 प्लस a इंटू बी यानी 3 × 7। कोई दिक्कत इसमें? अब 100 का जो वर्ग होगा मैं बराबर इधर लिखता हूँ। 100 का वर्ग मतलब 100 × 100 तो 4 जीरो लग जाएंगे, जिसका भी वर्ग कर रहे हैं। जीरो जितने होंगे उतने डबल जीरो कर दीजिए। धन 7 और 3 10, 10 दहम कितना हो जाएगा? ये हो गया 100 हो गया। धन 3 7 21। अब इन सबको जोड़ दीजिए तो 1 0 0 है तो यहाँ 1 आ गया, 2 0 तो यहाँ 2 आ गया, फिर अगले में 1 आ गया, फिर यहाँ 0 आ गया और ये आ गया 1। और यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए स्टूडेंट, थोड़ा बड़ा लग रहा होगा लेकिन हमने पूरा सिस्टमेटिक ढंग से इसको समझाने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। तो स्टूडेंट थोड़े से सर्वसमीका को भी याद करिए क्योंकि इसके सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है हमारे पास, x बराबर 1 पर बहुपद का मान होगा, यानी जो बहुपद हमको दिया गया है उसमें हमको x बराबर 1 रखना है तो बहुपद का मान क्या आएगा? चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो बहुपद का मान कितना आने वाला है?
प्रश्न क्रमांक 9वां का और वाला कर रहे हैं, है ना। तो मान लेते हैं बहुपद, मतलब बहुपद को px ले लेते हैं। तो बहुपद कितना हो गया 5x माइनस 4x² प्लस 3। ठीक है, अब उनने क्या बोला x बराबर 1 पर, है ना। तो x बराबर क्या रख दीजिए 1। तो x बराबर 1 पर p1 बराबर, है ना। तो 5 इंटू एक्स की जगह पर 1 रख देना है, माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पर 1 रख देना है। अब 5 एक कम 5 हो जाएगा, माइनस 4, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, धन 3 बराबर 5 माइनस 4 एक कम 4 धन 3। अब जब इस तरीके से जब हमको संख्या दिख जाती है प्लस माइनस, तो समान चिन्ह वाली संख्या को जोड़ लेते हैं। तो देखो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए। तो 5 और 3 पहले कितना होगा जोड़ के 8, माइनस वाली तो एक ही है तो 4 लिख लिए। अब 8 में से 4 को घटा दीजिए, क्योंकि प्लस है और ये माइनस है मतलब घटाना है। तो 8 में से 4 गया, क्या आ गया 4, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है मेरे को कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 9 नंबर का प्रश्न भी हमारा होता है कंप्लीट। चलिए अब अगले प्रश्न यानी प्रश्न क्रमांक 10 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 ये कहता है कि एक बिंदु हमको दिया है 3 और -8 में भुज और कोटि का मान। ये तो बहुत आसान है कि जो भी बिंदु के निर्देशांक हमको दिए जाते हैं उसमें जो पहला जो x का जो मतलब पहला मान x का होता है और जो पहला जो मान x का होता है उसी को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, और दूसरा जो मान होता है उसको कोटि कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रश्न क्रमांक 10 में, है ना, प्रश्न क्रमांक 10 में बिंदु 3 - 8 में भुज, तो भुज जो है वो x का मान होता है। सॉरी, थोड़ा सा हम देख नहीं पाए थे, ठीक है ना। बिंदु 3 - 8 में भुज, है ना, भुज मतलब x पहले वाला जो निर्देशांक है तो वो कितना है 3, और कोटि जो वो दूसरा वाला जो y का जो निर्देशांक होते हैं, है ना, तो ये हो गया 8। तो ये दोनों भुज और कोटि के मान हो गए। आंसर बस इतना सा है, सिंपल इतना सा लिखना है, 2 नंबर मिल गए आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या है। तो कार्तीय तल में जो 2 रेखाएं होती है, तो कार्तीय तल क्या होता है याद करिए स्टूडेंट, है ना। यदि आपको कार्तीय तल याद होगा तो कार्तीय तल का मतलब आपने देखे, याद आई कुछ, तो इसको बोला जाता है कार्तीय। ये तल है पूरा, इस कार्तीय तल में जो हम जो 2 लाइन खींचते हैं इसमें एक जो लाइन आड़ी वाली होती है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, है ना, क्षैतिज, और ये जो खड़ी वाली रेखा होती है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, लेकिन इसे हम क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर के नाम से नहीं जानते, इसको हम किसी और नाम से जानते हैं। तो इसी जो क्षैतिज रेखा को क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है उसको क्या कहा जाता है, वाई अक्ष। यानी कार्तीय तल में क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाएगी और कार्तीय तल में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है वो वाई अक्ष कहलाएगी। लिख लीजिएगा आप, है ना, मैं समझा दिया मैंने आपको। अब आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, और ये आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं कि आपने किस तरीके से लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा होता है यहाँ पर सॉल्व। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 की तरफ। तो प्रश्न क्रमांक 11 है k का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर सॉरी है ना, k का मान ज्ञात करो जबकि x बराबर 2 और y बराबर 1 है। समीकरण का एक हल है, यानी समीकरण में x की जगह पे 2 और y की जगह पर 1 रखिए क्योंकि वो हल है मतलब वो समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो उस स्थिति में k का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो चलिए स्टूडेंट निकाल लेते हैं, है ना, हल कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11। तो प्रश्न क्रमांक 11 में दिया है हमको हल। सबसे पहले हम दिया है लिख लेते हैं। दिया है तो दिया है मतलब समीकरण क्या दिया है हमको वो लिख लेते हैं कि 2x + 3y = k। और क्या दिया है हमको, x बराबर दिया है हमको 2 और y बराबर दिया है हमको 1। और ज्ञात क्या करना है स्टूडेंट, हमको ज्ञात करना है हमको k बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो चूंकि 2x + 3y = k, 2x का मान हमको 2 दिया है तो यहाँ 2 लिख देंगे, है ना, कोई दिक्कत। और धन 3, y का मान 1 है, बराबर क्या हो गया k। तो 2 दूनी
4, 3 एक कम 3 बराबर के, तो 4 और 3 हो गया 7 बराबर के, यानी के का मान क्या आ गया 7 आ गया, और यही इसका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। सिंपल था कि हमको x और y के जो मान दिए हैं वो रख देना है समीकरण में, तो अपने आप k का मान निकल जाएगा, है ना। इसमें तो कोई लॉजिक या कोई बहुत कठिन वाला बहुत सोचने वाली तो कोई सवाल ही नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीकरण 4x + 3y = 12 के लिए दो हल ज्ञात करो। दो हल का मतलब है कि x के दो मान निकालना है और y के भी दो मान निकलेंगे, है ना, जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो ये हमने होमवर्क दे दिया अब, है ना, कुछ तो होना चाहिए ना। तो कोई भी दो हल आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, यह आपका होमवर्क है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उसके अकॉर्डिंग फिर हम आने वाले समय पे आपके लिए वीडियो भी लेकर आएंगे, है ना। क्योंकि कमेंट यदि आप करते हैं तो लगता है कि नहीं यार आप हमारे वीडियो से पढ़ रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही मन लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये हमें लगता है कि आप लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, हमारे वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। तो हमारे वीडियो बनाने का कोई मतलब निकलना चाहिए कि हम जो वीडियो में एक्सप्लेन कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसका आउटपुट हमको आपसे चाहिए कि आप हमारी वीडियो से पढ़ें भी और उसको सॉल्व भी करें ईमानदारी से, है ना। तो चलिए स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप ज़रूर करेंगे, इतना मुझे भरोसा भी है। वर्ग की परिभाषा चित्र सहित लिखिए, है ना। तो वर्ग में चित्र बना रहा हूँ, परिभाषा अपने आप निकल जाती है स्टूडेंट, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, है ना। तो वर्ग का मतलब होता है इस तरीके से एक जो आकृति होती है वो क्या होती है, वर्ग होती है। तो हम ये क्या है, वर्ग में कितनी भुजा दिख रही है स्टूडेंट, 4 भुजा। तो 4 भुजा वाली आकृति को हम क्या बोलते हैं, चतुर्भुज बोलते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी नंबर 1 क्या, चारों भुजाएं या चारों भुजाओं की माप क्या होती है, समान होती है। और दूसरा, चारों कोण 90 अंश होते हैं। ख़त्म कहानी, बस इतना लिख दीजिए, काफ़ी है, बहुत ज़्यादा नहीं भी लिखेंगे, इतना भी लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिल जाएंगे। यानी वर्ग की जो परिभाषा हम लिख रहे हैं, तो प्रश्न क्रमांक 12 हल कर रहे हैं। तो हल में ये हमने जो बनाया ये क्या है, वर्ग, और वर्ग की हमने परिभाषा लिख दी है कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाओं की माप समान और चारों कोण कैसे होते हैं, 90 अंश के होते हैं। ये 2 बात भी लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हमको प्रश्न क्रमांक 12 में दिया है, यदि आकृति AC बराबर BD तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर CD। तो आकृति को बहुत ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि पूरा खेल आकृति में है, तो आकृति को बहुत ध्यान से देखिए और आकृति में जो दिया है उसके अकॉर्डिंग हमको लिखना है। तो मैं सीधे सॉल्व कर रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 12 का और वाला हल, है ना, अथवा वाला, कि हम सबसे पहले तो ये आकृति बनाते हैं। आकृति में ये दिया है A, ये दिया है B, ये दिया है C और ये दिया है D। ठीक है, अब उसने क्या कहा है, दिया है हमको, यदि हम बोलें तो क्या दिया है कि AC बराबर क्या दिया है, BD दिया है ना। और सिद्ध क्या करना है हमको, तो सिद्ध क्या करना है कि AB बराबर क्या होता है, CD होता है। ये हमको सिद्ध करके बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए अब हम सबसे पहले तो जो दिया है उसी को लिख लेते हैं कि AC बराबर BD हमको दिया है। अब AC का मान यदि हम इस डायग्राम में देखें वो यहाँ से यहाँ तक का है AC, तो जिसमें क्या आ रहा है, AB आ रहा है और BC आ रहा है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो AC के बराबर हो जाएगा। तो हम AC की जगह में AB धन BC लिख सकते हैं बराबर। ठीक है, अब यदि हम BD की बात करें तो BD मतलब यहाँ से शुरू करना है, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो BD में क्या क्या आ रहा है, BC और CD आ रहा है, तो BD की जगह में हम लिख सकते हैं कि BC धन CD, है ना। यानी AC का मान AB और प्लस BC के बराबर और BD का मान BC धन CD के बराबर होगा। ठीक है, अब हम यदि ये देखें दोनों पक्षों में, यहाँ भी प्लस BC है, यहाँ भी प्लस BC है, तो BC से BC क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ गया, AB बराबर क्या आ गया, CD, और यही हमको देखो सिद्ध करना था AB बराबर CD आ गया। यही तो हमको प्रूफ करना था। हो गया सवाल सॉल्व, कुछ भी नहीं था सवाल में, थोड़ा सा दिमाग लगाना था चित्र को देख के। ठीक है, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, प्रश्न क्रमांक 13 को देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज में कोण ए बराबर 90 अंश और ए बी बराबर AC है तो कोण B और कोण C का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है और चित्र दिया गया है। ठीक है, तो इसी चित्र को हम बनाते हैं, प्रश्न क्रमांक 13 को हल कर रहे हैं, है ना। तो चित्र हमारे पास ही इस तरीके का दिया है। क्या दिया है, ये 90 अंश है और AB ये हो गया AB और ये हो गया C। ठीक है, चलिए तो अब हमको क्या करना दिया है, तो दिया जो हमको वो लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है हमको कि कोण A बराबर 90 अंश, और ये जो है मैं थोड़ा डायग्राम गलत हो गया, चित्र के अकॉर्डिंग जो डायग्राम है वो है, ये है A है, ये है B है और ये है C और ये है 90 अंश। ठीक है, चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है, एक चीज़ और दी है कि AB और AC बराबर है, ये भी दिया है। ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करना है हमको, कोण B और कोण C के मान को हमको ज्ञात करना है। तो चलिए स्टूडेंट हम अब प्रश्न को देख के ही करते हैं। क्योंकि कोण A बराबर क्या दिया है, 90 अंश, है ना, और B और C के लिए उन्होंने कहा AB, यानी AB और BC ये दोनों कैसी हैं, बराबर है ना। तो हम लिखेंगे चूंकि AB बराबर BC, है ना, AB बराबर AC, क्योंकि हमको दिया है AB बराबर AC, है ना, इसलिए AB बराबर यदि AC यानी AB और AC यदि बराबर होंगे तो इनके सम्मुख कोण यानी B और C भी आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। और ये बात हम क्यों लिखे हैं, तो हमने पढ़ा है कि समान भुजा के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं थ्योरी में। ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज में यदि भुजा समान है तो उसके सम्मुख कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो कोण C और कोण B आपस में बराबर हो जाएगा। तो अब हम ये देख सकते हैं क्या कि चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। ठीक है, तो तीनों का योग कर दीजिए, यानी कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना, 180 अंश। तो कोण A कितना हो गया, 90, कोण B और कोण C तो दोनों सेम है, तो कोण C भी कोण B के ही बराबर है, तो इसकी जगह भी कोण B लिख देते हैं। 180 हो गया, कोण B और कोण B हो गया, 2 कोण B हो गया, 180 इसको धर ले गए तो -90, 2 कोण B बराबर हो गया 90, 180 में से 90 जाएगा 90, है ना। तो कोण B बराबर 90/2, क्योंकि जब हम 2 का पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, है ना। तो 2 का से काट दे तो 45, तो कोण B बराबर कितना आ गया, 45, और कोण B बराबर 45। तो इसको आप चाहो तो 1 दे दीजिए, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 से कि कोण B 45 अंश है, तो कोण A बराबर कोण B, तो कोण C भी क्या हो जाएगा, 45 अंश हो जाएगा। तो दोनों कोण के मान निकल गए, कोण B का मान 45 अंश और कोण C का मान भी 45 अंश। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया। थोड़ा मैंने बड़ा है सवाल, थोड़ा बड़ा है 2 नंबर पे सर, इतना बड़ा सवाल, लेकिन समझने के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए इतना बड़ा जरूर है वो, लेकिन है कोई बहुत बड़ा नहीं, आराम से कर सकते हैं आप सवाल को समझ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता, है ना। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता किसे कहते हैं, है ना। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता नाम से ही समझ में आ रहा, सर्वांग समता, है ना। कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनकी भुजाओं की माप समान हो। पहला पॉइंट कि उनकी भुजाओं की, अब मैं जो बोल रहा हूँ आप चाहो तो लिख सकते हैं, उनकी भुजाओं की माप समान हो और उनके संगत कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कोई भी 2 त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, है ना, सर्वांगसम होते हैं नंबर 1 जब दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं की माप समान हो। नंबर दूसरा पॉइंट, दोनों त्रिभुज में संगत कोणों के मान क्या हो, समान। ठीक है, दोनों पॉइंट लिख लीजिए, 2 नंबर मिल जाएंगे, इट्स ओके। चलिए प्रश्न क्रमांक 14।
तो प्रश्न क्रमांक 14 में क्या है उसको भी देख लेते हैं कि एक चतुर्भुज में कोण का अनुपात दिया है 3, 5, 9, 13 के अनुपात में है, तो चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। जब भी हमको इस तरीके से अनुपात में दिया जाए तो हम इनको सॉल्व करते समय x के रूप में मान लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 का हल हम कह सकते हैं कि माना, है ना, चतुर्भुज के चारों कोण, है ना, अनुपात दिया है तो हम उसको मान लेंगे चारों कोण क्रमशः 3x, 5x, 9x, 13x हैं। तब, है ना, हमको चतुर्भुज के सभी कोण निकालना, मतलब ये चारों कोण के मान निकालना है। तब, है ना, तब 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x बराबर 360 अंश। अब ये कहाँ से आ गया? जो चतुर्भुज होते हैं तो चतुर्भुज में चारों कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 360 अंश होता है। ठीक है, इसलिए हमने ये लिखा कि ये चारों कोणों का जब हम योग करेंगे तो कितना आएगा? 360 अंश। चलिए इसको जोड़ लेते हैं। 5 और 3 हो गया 8, 8 और 9 को जोड़ेंगे तो 17, 17 और 13 हो गए हमारे 30, तो ये हो जाएगा 30x बराबर हो गया 360 अंश। तो x बराबर 30 का पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे बटे में जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर कितने अंश आ गया? 12 अंश। तो अब हम पूरे कोण निकाल सकते हैं। अतः चतुर्भुज के कोण, है ना, तो पहला कोण क्या था हमारे पास? पहले नंबर का कोण क्या था? 3x, है ना, तो 3x बराबर 3 गुणित x की जगह में आ गया 12, मतलब कितना आ जाएगा? 12 तिया 36 अंश। दूसरा क्या दिया था हमको? 5x माने थे हमने, तो 5 × 12, तो 12 × 5 = 60 अंश। फिर तीसरा हमने माने थे 9x, यानी 9 गुणित 12, तो 12 9 में 108 होता है, 108 अंश हो जाएगा। और अगला हमने माने थे 13x माने थे, तो 13x बराबर हो गया 13 गुणित 12, तो 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 1 12 और 3 15, 156 अंश। और यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर। तो ये चारों कोण निकल गए हमारे पास। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए ठीक है, पॉज करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के गुण लिखिए। ये होमवर्क मुझे बताएंगे आप लोग, है ना, कि समांतर चतुर्भुज के आपको 2 गुण लिखना है स्टूडेंट, क्योंकि ये 2 नंबर पे आया है, तो समांतर चतुर्भुज के आपको गुण लिखना है। तो चलिए मैं बता देता हूँ, है ना, होमवर्क दूंगा तो आप हिंदी में कैसे लिखेंगे, कमेंट करने में आपको बहुत लंबा चौड़ा कमेंट करना पड़ेगा। तो समांतर चतुर्भुज का पहला गुण कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समान होती है ना। समांतर चतुर्भुज का पहला गुण है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है? समान, यानी सम्मुख भुजाएं आपस में समान माप की होती है। और दूसरा लिखेंगे हम कि इनके जो विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते हैं। ठीक है, ये 2 लिख सकते हैं हम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है गुणनफल कीजिए, है ना। तो गुणनफल में क्या लिखा है? x + 3, x + 3। तो गुणा करना है स्टूडेंट, तो गुणा कैसे करेंगे? चलिए आइए जानते हैं कि गुणे को कैसे किया जाता है। गुणा करना बहुत आसान होता है कि हम जब यहाँ देख रहे हैं कि x + 3 दिख रहा है ना, x + 3 और x + 3, तो बहुत सिंपल है कि डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं हम, या 2 बार दिख रहा है तो उसको हम वर्क करके कर सकते हैं। जैसा आपको सहूलियत लगती है आप वैसा इसका गुणा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं। गुणनफल कीजिए में हमको दिया है x + 3 बराबर, चलिए गुणा कर लेते हैं ना, ऐसा कर लेते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो ये हो गया x², x का गुणा धन 3 में करेंगे तो धन 3x हो गया, 3 का गुणा x में करेंगे धन 3x हो गया, +3 का गुणा +3 में करेंगे 3 तिया 9 हो गया। ठीक है, ये हो गया x² धन 3x, और धन 3x कितना हो गया? 6x प्लस क्या हो गया? 9। और यही इसका क्या कहलाएगा? आंसर कहलाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, कर लीजिए उसको। और आप विशाल भी थोड़ा सा बढ़ा के भी कर सकते थे, मैंने थोड़ा शॉर्ट करा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इसमें दिया है हमको कि y² - 5y + 6 का गुणनखंड कीजिए। चलिए इसी को सॉल्व कर रहे हैं हम, कि हमको जो दिया है वो दिया है y² - 5y + 6, इसका हमको गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड के लिए हम तृतीय पदक में पहला पदक में जो कोफिशिएंट होता है उसका गुणा कर लो, तो 6 1 कम कितना आ गया? 6, है ना। यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो ये प्लस मतलब 2 संख्या ऐसे लीजिए जिसको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? 5। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6,
3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस, जोड़ेंगे मतलब जो चिन्ह है वही लेना है। तो ये हो गया 3y माइनस 2y, क्योंकि दोनों सेम चिन्ह होना चाहिए, जोड़ते समय हमेशा समान चिन्ह होते हैं। तो जो चिन्ह यहाँ लगा है तो वही लिखना है, यदि हम जोड़ने पर वो ला रहे हैं तो ठीक है। प्लस ये हो गया 6। अब दोनों में से y को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ y हो गया माइनस, यहाँ y बाहर निकल गया तो यहाँ सिर्फ 3 बचेगा। यहाँ माइनस था तो माइनस लिख लिए, 2 और 6 है तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, तो -2 बाहर निकल गया तो यहाँ y बचा। जब माइनस हम बाहर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ का चिन्ह जो भी होगा बदल जाएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, फिर 2 तिया 6। अब देखिए ब्रैकेट में सेम आ रहा है तो इसको सेम वाले को एक ब्रैकेट में लिख लीजिए और जो बचा है उसे दूसरी ब्रैकेट में लिख लीजिए, और यही इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, उम्मीद है मेरे को ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से ध्यान से देखिए तो आपको सारी चीज़ें बन जाएंगी। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 16 की तरफ। प्रश्न क्रमांक 16 में कहा है कि निम्नलिखित में से x का गुणांक लिखिए। तो x का गुणांक का आंसर तो मैं इसी में बताऊंगा। अब ये बहुपद में x कहाँ दिख रहा है, x अकेला ये दिख रहा है। अब x के सामने यहाँ गुणांक का मतलब उसके सामने जो भी संख्या गुणे में है, गुणा अंक, तो इसकी संख्या में कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता। तो यहाँ पर x का जो गुणांक होगा, तो यहाँ पर x का जो गुणांक है वो कितना है, 1 है। अब यहाँ पर x कहाँ दिख रहा है, जो थोड़ा मिसप्रिंट है ना, x ये दिख रहा है शायद, ये सवाल थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको चेक कर लीजिएगा, है ना। तो ये सवाल के अकॉर्डिंग हम देख लें तो हम समझते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर में 1/2 हो और ये प्लस मान लीजिए x लिखा हो, तो यहाँ भी जो x होगा उसका जो गुणांक है वो आपको यहाँ लिख लेना है। ठीक है, तो सवाल के अकॉर्डिंग है वो, तो इसके लिए हम इसको छोड़ रहे हैं अभी फिलहाल। अब अगला प्रश्न दिया है कि px बराबर 2x + 5 का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था स्टूडेंट कि जब भी हमको शून्यक निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि px है ना, शून्यक के लिए हमको शून्यक निकालना है तो हम लिखेंगे शून्यक के लिए जो भी बहुपद है उसको किसके बराबर ले लीजिए, 0 के बराबर ले लीजिए। अब यहाँ px का मान कितना है, 2x + 5 है, तो इसको किसके बराबर ले लीजिए, 0 के बराबर ले लीजिए। अब शून्यक जब भी हम 0 के बराबर जब हम किसी बहुपद को ले लेते हैं तो उसमें जो x का मान आएगा ना वही शून्यक है, तो हमको x का मान निकालना है। तो x यहाँ दिख रहा है तो इसको यहीं रहने देते हैं, 5 का पक्षांतर करेंगे तो ये +5 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब यहाँ पर हमको x का मान चाहिए तो x के साथ ये 2 गुणे में है, पक्षांतर करेंगे बटे में चला जाएगा तो -5 के बटे में 2 हो जाएगा। तो x का ये जो मान निकला है यही क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद का शून्यक -5/2 है। ठीक है, उम्मीद है मेरे को कि ये भी क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक हमारा 17 है, गुणनखंड कीजिए। तो चलिए जल्दी जल्दी हम गुणनखंड भी कर लेते हैं। अब यहाँ पर गुणनखंड का जो सवाल है 17 नंबर पे हल करना है हमको, तो हल कर लेते हैं। सवाल दिया है 9x² + 6xy + y²। अब हम जब इस सवाल को करेंगे तो इसको हम सर्वसमीकरण का प्रयोग करके कर रहे हैं, है ना। तो चलिए सर्वसमीकरण लगाने की कोशिश करते हैं। तो अब हम 9 को हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं और ये x² है धन 6x को हम यदि गुणनखंड करेंगे तो 3 दूनी 6 लिख सकते हैं, xy है तो हम उसको xy लिख देंगे धन y² जैसे का वैसे लिख सकते हैं। अब हम 3 का वर्ग भी है और x का वर्ग भी है तो इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख देंगे धन 2। अब 3 और x को पास पास लिख लेते हैं हम, क्योंकि यहाँ 3x का वर्ग आया है तो यहाँ भी जब हम बीज वाले पद में भी कोशिश करते हैं कि 3x एक साथ आए, है ना, और 2 था तो उसको हमने आगे लिख दिया। तो बात वही है, 3 दूनी 6 बोलो चाहे 2 तिया 6 बोलो, ठीक है। और y था तो यहाँ हो गया y बराबर प्लस, और यहाँ y का वर्ग है तो ये y भी दिख गया, है ना। अब यहाँ पर एक सर्वसमीकरण बनी क्या कि a² + 2ab + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। ये सर्वसमीकरण देखो, a का वर्ग यानी ये a हो गया, 2a यानी यहाँ जो a होगा y आया कि बिल्कुल आया, b मतलब y, तो यहाँ पर b का वर्ग यानी y का वर्ग है क्या, बिल्कुल है, मतलब वही सर्वसमीकरण का रूप बन गया। तो यहाँ पर हम देखें इस सर्वसमीकरण के अकॉर्डिंग कि भाई जब ये सर्वसमीकरण बन रही है, ये पक्ष बन रहा है तो a + b का होल स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर a का काम कौन कर रहा है, 3x कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, y कर रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 3x a का काम करेगा प्लस b का काम y करेगा का होल स्क्वायर, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट हमारे पास है अब इसका 17 नंबर का अथवा वाला है और वाला, उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। चलिए तो 17 नंबर का हमको जो दिया है उसको देख लेते हैं।
सरल कीजिए, है ना। तो सरल करने वाला है ये, तो सरल करते हैं इसको हम। तो हमको यह क्या दिया है, √5 माइनस √2 इंटू है, ये जो चिन्ह नहीं लगा है तो, है ना। तो हम इसको हल कर रहे हैं, √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। अब यहाँ पर स्टूडेंट थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये हो गया a माइनस बी ए प्लस बी। एक सर्वसमीका होती है कि a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका इस्तेमाल करना है हमको। तो हम यदि इसमें देखें तो a का काम √5 कर रहा है और b का काम √2 कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं कि √5 का स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर। और वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है ना, वर्ग से रूट कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा स्टूडेंट, वर्ग से जब रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ बचेगा 5, और यदि हम यहाँ देखें माइनस, और यहाँ पर क्या बचा 2, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, और यही इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 17 हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत। अब अगला प्रश्न हमारे पास जो है उसको हम अगले वीडियो में सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है और वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए हमने प्रश्न क्रमांक 17 तक सॉल्व करा दिए हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम प्रश्न क्रमांक 18 से प्रश्न क्रमांक 23 तक सॉल्व कराने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है मेरे को कि जो मैंने प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 17 तक का जो आपको सॉल्यूशन दिया, जो मैंने आपको प्रश्न का सॉल्यूशन दिया, बहुत अच्छे से मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में भी आया होगा और ये आपको मदद भी करेगा। आप बहुत अच्छे से अर्धवार्षिक का पेपर उसको रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो की हेल्प से। इतने क्वेश्चंस, और आने वाले अगला जो वीडियो होगा उसमें जो जितने क्वेश्चन इसमें बचे हैं वो सारे क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहिए। आपको मैथमेटिक्स के हमेशा हर दिन आपको मैथमेटिक्स के वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हम बोर्ड एग्ज़ाम तक की कराते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।